अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15.7 टॉपिक, जिसका नाम है यील्ड। यील्ड इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ी देर के अंदर जो है ना, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको यील्ड अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अच्छा, अब यील्ड जो होता है ना, उसका लफ्जी मतलब होता है कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट हासिल हुई है, यानी कि हमारी पैदावार कितनी है, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट हासिल हुई है। अब यील्ड को ना हम दो तरह से लेके चलते हैं। अब यील्ड की यानी कि आप कह सकते हैं कि दो टाइप्स हैं। एक आपके पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड और एक आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड। अब इसको हम समझते हैं डिटेल से। मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब पर रेसिपी देखी, या फिर आपने जो है ना सर्च किया गूगल पे कि मैंने ना कपकेक्स बनाने हैं, और कितने बनाने हैं, 10 कपकेक्स बनाने हैं आपने, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें दरकार होंगी, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। तो यूट्यूब पे किसी शेफ ने आपको बताया कि भाई आपको ना 1 kg मैदा चाहिए होगा, इसके लिए 1 kg आपको शुगर चाहिए होगी, 2 एग्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। ये जस्ट बेसिक चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये चीजें आपको आपको चाहिए होंगी। ये चीजें आप अगर आप मिला लेंगे तो फिर आपके पास 10 कपकेक्स बन जाएंगे। चलो ठीक होगी बात। अब आपने ये चीजें सारी इकट्ठी कर ली, उसके बाद जो है ना आपने बेकिंग स्टार्ट की। जब बेकिंग होने के बाद आपके पास जो असल में जो प्रोडक्ट बन के आई, जो कपकेक्स बन के आए, वो 10 की बजाय 8 या फिर 9 कपकेक्स बन के आ गए। अच्छा, अब आपने सोचा कि यार मैंने इतनी इतनी तादाद में रिएक्टेंट्स तो अपने ले लिए थे, लेकिन मेरी प्रोडक्ट जो कि बननी चाहिए थी 10 कपकेक्स, वो क्यों नहीं बने, वो 9 क्यों बने हैं। तो यही फर्क है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में। यहां पर आप देखें, जो आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं और आपका अंदाजा था कि भाई 10 कपकेक्स बन जाएंगे इन रिएक्टेंट्स की हेल्प से, ये आपके पास हो गया थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि आपका एक अंदाजा, आपका एक रिएक्शन। लेकिन जब आपने उस रिएक्शन को अमली जामा पहनाया, यानी कि आप कहते हैं कि उसको प्रैक्टिकली आपने उस रिएक्शन को किया, तो आपके पास जो यील्ड हासिल हुई है, जो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हुई है ना, वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम प्रोडक्ट आपके पास हासिल हुई है, यानी कि कम यील्ड आपके पास हासिल हुई है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। अब हमारे जिन में सवाल ये आएगा कि यार मैंने बराबर से रिएक्टेंट्स तो ले लिए हैं, मुझे उम्मीद थी कि मेरे 10 कपकेक्स बनी जाएंगे इससे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं। देखो, हो सकता है इसके अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि जब आप बैटर बना रहे हो, यानी कि आप जो मिक्सचर बना रहे हो इन रिएक्टेंट्स का, तो हो सकता है कि कुछ बैटर जो है ना आपका बाउल के ऊपर लगा रह गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बैटर आपका ना जो किचन काउंटर है ना वहां पर गिर गया हो, या ये भी हो सकता है कि जब आप बेकिंग कर रहे हो ओवन के अंदर, तो आपका जो कुछ कप केक्स की अमाउंट है ना, कुछ जो ऊपर से साइडों से इधर उधर से वो जल गई हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए अब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ना थ्योरेटिकल यील्ड है ना, उसके मुकाबले में एक्चुअल यील्ड कम आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तादाद में हमारे जो रिएक्टेंट्स है ना वो जाया हो जाते हैं। सेम यही काम होता है हमारा केमिस्ट्री लैब के अंदर। आपने थ्योरेटिकल एक रिएक्शन बना लिया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने अरेंज कर ली। आप कहेंगे यार इतने इतनी तादाद में मैं रिएक्टेंट्स लूंगा तो इतनी तादाद में मेरे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगी। फिर आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने वो रिएक्शन करना था। जब आप रिएक्शन करने बैठे हैं तो आपने रिएक्टेंट्स डाल लिए दोनों, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स थे लेट्स से आपके पास, आपने दोनों रिएक्टेंट्स डाल लिए बीकर के अंदर। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया इसका, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी ना, आपके थ्योरेटिकली आपके अंदाजे से वो कम ही आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट्स जो है ना आपके बीकर की साइडों पर ही लगे रह गए, या ये भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स आपके ना इवेपोरेट कर गए एनवायरनमेंट के अंदर, या ये भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स आपके ऐसे हैं जिनके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल हो। तो इसलिए जो आपने अज्यूम किया था, जो आपने थ्योरेटिकली सोचा था, तो वो आपकी एक्चुअल में यील्ड बन के ना आए। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो आपने अज्यूम किया था, जो आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से थ्योरेटिकली जो बातें आपने अरेंज करके रखी हुई थी कि यार इतने इतने रिएक्टेंट्स लूंगा तो इतने प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास जो एक्चुअल में प्रोडक्ट आएगी, एक्चुअल में जो यील्ड आएगी, तो वो आपके पास हमेशा कम आएगी थ्योरेटिकल के मुकाबले में। ठीक है, तो वजह मैंने बता दी, ये साइड फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बिना पर हमारे पास थ्योरेटिकल के मुकाबले में एक्चुअल यील्ड, जो कि प्रोडक्ट हमें असल में हासिल होनी है, वो कम आती है। अब हम बुक की वर्डिंग पढ़ते हैं और सारी बातों को रिलेट करते जाते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था और हमने इसको कवर भी कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज भी आ रही है परसेंटेज यील्ड की, उसको भी समझाता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी हम बुक की वर्डिंग पढ़ लेते हैं पहले। कहता है द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कि हमें प्रोडक्ट की कितनी तादाद हासिल होती है व्हेन केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म, जब केमिकल रिएक्शन किया जाता है, इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। आपने रिएक्टेंट्स पकड़े, रिएक्शन कर लिया, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हुई है ना, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। आगे बढ़ते हैं। दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड, वो यील्ड जो कि कागज पे आपने रफ कैलकुलेशंस की थी और आपको अंदाजा था कि मैं इतने रिएक्टेंट्स लूंगा तो इतनी प्रोडक्ट बन जाएगी, तो वो कहता है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी कैन कैलकुलेट अज्यूमिंग। अब कहता है थ्योरेटिकल यील्ड ना प्रोडक्ट की वो अमाउंट होती है जो कि हम कैलकुलेट करने के बाद अज्यूम करते हैं कि भाई इतने रिएक्टेंट्स अगर हम लेंगे तो फिर इतनी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम हमेशा यही पढ़ के आए हैं, हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है,
ठीक है, यानी कि आप अज्यूम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई रिएक्शन देख लेते हैं, ये रिएक्शन देख लेते हैं ऊपर वाला। आप अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर आप इतनी तादाद के अंदर रिएक्टेंट्स ले लेंगे तो इतनी तादाद में आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, एक कैलकुलेशन है, तो इसको हम कह रहे हैं ये थियोरेटिकल यील्ड है। लेकिन जब आपने असल में ये रिएक्शन किया ना, तो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। उन फैक्टर्स की बुनियाद पर आपके पास 100% ये चीजें नहीं आएंगी, इतनी इतनी तादाद में ये प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ आपके बीच में जाया हो जाएंगे, किस किस तरह जाया होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके मुकाबले में जो एक्चुअल यील्ड है, तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आती है थ्योरेटिकल के मुकाबले में। कहता है केमिस्ट यूजली इंटरेस्टेड, जो केमिस्ट है जो कि रिएक्शंस कर रहा है, वो हमेशा इस बात पे इंटरेस्टेड है कि इन द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। वो किस बात पे इंटरेस्टेड है, वो एफिशिएंसी पे, यानी कि वो इस चीज पे इंटरेस्टेड है कि भाई उसके पास असल में प्रोडक्ट आई कितनी, उसका जो रिएक्शन है वो कितने हद तक कामयाब रहा, which is commonly expressed by the comparing the actual yield with the theoretical yield। अब हमने अगर एफिशिएंसी निकाल लिया ना कि कितने रिएक्शन उसका कामयाब रहा, तो उसके लिए जो है ना वो दो चीजों को कंपेयर करेगा। एक उस चीज को कंपेयर करेगा जो कि उसने एक कैलकुलेशंस की हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की हैं उसको, और वो उसको कंपेयर करेगा कि जब रिएक्शन होने के बाद उसके बाद जो प्रोडक्ट हासिल हुई है, तो एक्चुअल यील्ड को वो ऊपर पुट करेगा, थियोरेटिकल यील्ड की वैल्यू को वो नीचे पुट करेगा, और उसको हम बोल देंगे ये हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। अब जब परसेंटेज यील्ड की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब आपको पता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि परसेंटेज हमारे पास हमेशा 100% होती है, और 100% में से हम निकालते हैं कि हमारी एफिशिएंसी कितनी रही। तो जो हमारी एफिशिएंसी है ना उसको हम बोल देंगे परसेंटेज यील्ड, कि कितने हद तक हमारा रिएक्शन कामयाब रहा। तो बस ये हमारे पास थी परसेंटेज यील्ड। अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग ना हम ये नीचे एग्जाम्पल समझते हैं। बड़ी आसान और सिंपल सी है। कहता है एक केमिस्ट है, उसने रिएक्ट किया है 50 ग्राम जिंक, 50 ग्राम जिंक हमारे पास रिएक्टेंट है विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड हमारे पास है एक और रिएक्टेंट, टू गेट 80.2 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट, ठीक है, इसका नाम है जिंक नाइट्रेट। अब सुनो, कहता है कि ना केमिस्ट्री है ना, उसने इतना एक रिएक्टेंट लिया, एक रिएक्टेंट उसने इतना लिया, और उसके बाद जो उसके पास प्रोडक्ट हासिल हुई है ना, वो ये हासिल हुई है 80.2 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट, यानी कि रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हासिल हुई है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, ठीक है। एक्चुअल यील्ड जो उसके पास हासिल हुई है ना वो इतनी हासिल हुई है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। अब जब उस बंदे ने, उस केमिस्ट ने ये रिएक्शन किया होगा थ्योरेटिकल कागज के ऊपर, उसका अंदाजा ये होगा कि भाई इतने इतने मैं रिएक्टेंट हासिल करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट असल में कितनी हासिल होगी, तो वो हमने निकालनी है कि भाई थ्योरेटिकल यील्ड उसकी क्या थी, यानी कि उसने पहले क्या अज्यूम करके रखा हुआ था कि मैं इतने इतने रिएक्टेंट इस्तेमाल करूंगा तो इतनी प्रोडक्ट मेरे पास हासिल होगी, तो वो हमने निकालनी है। तो आप हमेशा आप देख लो न्यूमेरिकल हमारे पास होता है ना, उसके अंदर हमें एक्चुअल यील्ड दी गई होती है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद क्या चीज हासिल हुई, कितनी चीज हमारे पास हासिल हुई है, तो एक्चुअल यील्ड दी है, अब हमने थ्योरेटिकल निकाल लेनी है। तो बस एंड द परसेंटेज यील्ड भी हमने निकालनी है। परसेंटेज यील्ड का हम यहाँ पर फॉर्मूला देख के आ चुके हैं। अब समझो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ये लिखना नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास रिएक्टेंट पता है आपको कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जिंक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जिंक, क्लियर हो गया। आगे हमारे पास होता है एक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दिया हुआ ना नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट किया उसने। अब नाइट्रिक एसिड जो है ना हमारे पास, हम पढ़ के आए हैं क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 7 में, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में। हम पढ़ के आए हैं ऊपर लेक्चर लिमिटिंग रिएक्टेंट का, हम काफी तादाद के अंदर जो है ना एक रिएक्टेंट डाल लेते हैं जो कि सस्ता होता है, ताकि हमारा रिएक्शन जो है ना 100% कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक्सेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों लगा दिया वो भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुई है ना वो हासिल हुई है जिंक नाइट्रेट। फॉर्मूला देखो गौर से, ZnNO3 और बाहर कितने हैं, 2 हैं, NO3 यानी कि हमारे पास 2 टाइम्स है। अगर मैं क्या काम करता हूं, जस्ट यहां पर ये नाइट्रिक एसिड देखूंगा और HNO3 पुट कर दूं, 2 ना पुट करूं, तो फिर जब मैंने प्रोडक्ट देखी जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास NO3 2 टाइम्स है। अगर जस्ट मैं HNO3 ले लूंगा ना रिएक्टेंट्स में, तो मेरे पास जो NO3 है ना वो सिर्फ एक टाइम आएगा, सिर्फ 1 टाइम ही आएगा ना। तो 2 टाइम्स करने के लिए मैंने फिर क्या किया, स्टार्टिंग में यहां पर 2 लगा दिया। अब समझ आ गई ये रिएक्शन जो है, ये इक्वेशन किस तरह अरेंज की है। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। तो आपको ये याद करने का तरीका भी है, आपको जस्ट ये बता रहा है, ये जो हमारे पास गिवन है ना स्टेटमेंट के अंदर जो है प्रोडक्ट गिवन है, वो हमें बता रहा है कि आपने रिएक्टेंट में कितनी तादाद में नाइट्रिक एसिड लेना है। बस अब आगे ना आप देखो, जेड एंड जिंक है, 2HNO3 है, तो यहाँ पर जिंक 1 टाइम था तो एक बार यहाँ पर ये आ गया, और NO3 हमारे पास, ये NO3 हमारे पास है, ये कितनी दफा है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमने NO3 2 टाइम्स लिख दिया। अब क्या रह गया, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास है। तो इस तरह हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अरेंज कर लिया। आ गई समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया आपको। आगे चलते हैं। अगला स्टेप हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं जिंक के। अब जिंक के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है, ठीक है, मोलर मैस। अब जिंक का मैस आपको गिवन है,
50 ग्राम्स, तो आपने मैस 50 ऊपर पुट कर दिया। अब मोलर मैस जिंक का क्या निकालेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जिंक का मोलर मैस होता है 65.37। इसको आप डिवाइड करेंगे मैस और मोलर मैस को, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है जिंक के। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात हो गई होगी क्लियर। अच्छा, एक और बात याद कर लो बड़े मजे की। अगर आप कहेंगे सर हमने नाइट्रिक एसिड के मोल्स क्यों नहीं निकाले, बात तो जेन में आती है ना ये बात। तो इसका आप सिंपल सा खुद जेन में ले आओ। देखो ऊपर हमें ना एक जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें हमें सिर्फ जिंक का मैथ दिया गया है, हमें नाइट्रिक एसिड का तो मैथ दिया ही नहीं है। जब नाइट्रिक एसिड का मैथ नहीं है हमारे पास, तो फिर हम कैसे उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, है ना बात सोचने वाली। इसलिए हमने जस्ट नंबर जिंक के मोल्स निकाले हैं। तो इस तरह आप ये बात भी याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट, ये हमारे पास कितना बना है वो हमें यहाँ पर गिवन है 80.2 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पर 80.2 ग्राम्स लिख दिया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं, उसने क्या कहा, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। तो 2 फाइंड में हमारे पास आ जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। हम निकालते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। कहता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसको अभी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पर देखो जिंक के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इट मींस के 1 है, तो 1 मोल ऑफ जिंक है। और जिंक नाइट्रेट के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इट मींस के यहाँ पर 1 है, तो 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। ये पहली बात तो हमें समझ आ गई है। आगे देखो, अब हमने यहाँ पर निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स किसके, जिंक के 0.76 मोल्स। तो हम ये कहेंगे कि 0.76 मोल्स जिंक के हैं, वो बना रहे हैं 0.76 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। जिस तरह आप खुद ही समझ सकते हो, देखो एक मोल अगर जिंक का बना रहा है, एक मोल जिंक नाइट्रेट का ना, तो 0.76 मोल्स जो हैं जिंक के, वो फिर कितना बनाएंगे, वो 0.76 मोल ही बनाएंगे जिंक नाइट्रेट के। अच्छा, यहां तक बातें हो गई क्लियर। अब हमारे पास जो है ना, मैंने बताया था आपको कि स्टेटमेंट में जो हमें प्रोडक्ट का मैथ दिया हुआ है वो असल में हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, और हमने फाइंड क्या करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी ना एक्चुअल यील्ड से। तो अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट इन ग्राम्स, कौन से वाले, थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल अमाउंट निकाल रहे हैं हम जिंक नाइट्रेट की। अब आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अमाउंट निकालनी है हमने ग्राम्स के अंदर, तो हम मैस निकाल रहे हैं, इट मींस। और नंबर ऑफ मोल्स अभी हम निकाल के आए 0.76। अब बात आ गई मोलर मैस की, तो मोलर मैस हम निकालेंगे जिंक नाइट्रेट का। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मोलर मैस याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिख लेते हैं हम, हमारे पास है जिंक नाइट्रेट Zn। तो Zn जिंक का जो मोलर मैस होता है ना, वो होता है 65.38। ठीक हो गया। नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। ऑक्सीजन का आपको याद ही होगा पहले से, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 60। ये हमारे पास आ गया मोलर मैसेज। अब जरा ध्यान करो इसको, यहां पर लिखा हुआ है NO3। ठीक है, यानी कि O3 देख लो आप। ठीक है, O मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि O के 3 एटम्स हैं, तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा कितना, 48। 48 हमारे पास ये बन गया। अब आपने गौर करना है, ये NO3 के बाहर जो है ना, NO3 के बाहर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 टाइम्स NO3 है। अब हमारे पास हम ये काम करते हैं कि NO यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मैस को एड अप कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो हम करेंगे नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 48 के साथ, 48 कौन सा, O3 का। तो ये कितना बन जाता है, 48, 58 और 62 बन जाता है। अब 62 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NO3 के बाहर 2 है। 62 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा 124। 124। अब 124 हमारे पास बन गया NO3 का, NO3 और 2 का, और हमारे पास रह गया जिंक। अब जिंक का क्या, 65.38। अब मैं करता हूँ जरा इसको, 65.38 प्लस 124, ये बन गया 189.38, और यही किताब ने निकाला हुआ 189.38। मोलर मैस निकालना आ गए हैं। जिंक का आपको याद करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो हमने 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब NO3 के बाहर 2 है, तो NO3 का मोलर मैस निकालने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने एक काम किया हुआ है। उसके बाद हमने जो NO3 और 2 इतने हिस्से का जो मोलर मैस आया उसको जमा कर दिया जिंक के साथ, तो ये हमारे पास टोटल मैस आ गया, मोलर मैस आ गया 189.38। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हम क्या निकाल रहे हैं, मैस निकाल रहे हैं, तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस के साथ। तो यही काम बुक ने किया हुआ है, जो मोल 0.76 थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने मोलर मैस ऑफ जिंक नाइट्रेट के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ गया मैस का आ गया, और मैस हमारे पास इतना आया, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप खुद सोच लेंगे, जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो इतनी आई है, और जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड थी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलती है, वो हमारे पास इतनी है। तो क्या एक्चुअल यील्ड कम नहीं है, बिल्कुल कम है। तो यही तो किताब बात कर रही थी कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड से।
अच्छा जी, ये बातें हो गई हैं। अब नंबर 2 हमने क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब आपको पता है कि परसेंट यील्ड का जो फॉर्मूला है ना, वो है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल हमारे पास कितनी आई है? एक्चुअल हमारे पास थी 80.2, जो कि उसने दी हुई थी स्टेटमेंट के अंदर, और थ्योरेटिकल हम निकाल के बैठे हैं अभी 143.92। यही काम अब आप करें, 80 को ऊपर पुट कर दें जो कि गिवन थी एक्चुअल यील्ड, और थ्योरेटिकल जो हमने निकाली है वो नीचे पुट कर दिया। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो 55.7% हमारे पास एफिशिएंसी आई है। एफिशिएंसी या दूसरा नाम आप कह सकते हैं परसेंटेज यील्ड आई है। तो जो साइंसदान ने सोच के रखा हुआ था ना कि भाई इतनी हमारे पास थ्योरेटिकली इतनी हमारे पास आ सकती है, लेकिन असल में रिएक्शन करने के बाद इतनी यील्ड उसके पास हासिल हुई है, तो उसका रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी थी, यानी कि कितना हद तक वो रिएक्शन करने में कामयाब हुआ, प्रोडक्ट हासिल करने में कामयाब हुआ, तो वो है 55.7%। तो इसकी जो एफिशिएंसी है या फिर परसेंटेज यील्ड है वो इतनी आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्विक चेक 15.9, और आज के लेक्चर के अंदर भी इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कर लेंगे क्विक चेक 15.9। आगे करते हैं क्विक चेक 15.9। इसमें कहता है कि फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड, यानी कि हम यहाँ पर 2 फाइंड में लिख सकते हैं कि परसेंटेज, पेन चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज यील्ड ये हमने फाइंड करनी है, और एंड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, जिस तरह अभी हमने करके आए ना एग्जाम्पल में, सेम वही बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। बड़ा आसान और सिंपल सा है। देखो आगे कहता है कि ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड बाय हीटिंग 40 ग्राम्स ऑफ KClO3। अब ये KClO3 का नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास भी इसने यहाँ पर दे दिया, मास भी दे दिया और मोलर मास भी दे दिया। कहता है द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस 14.9 ग्राम। अब वो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि आप बताएं कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड आई है ना, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को जलाने के बाद, बर्न करने के बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन की यील्ड आई है ना, वो आई है 14.9 ग्राम। ठीक है, जो एक्चुअल यील्ड आई है। अब आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है, और परसेंटेज यील्ड यानी कि जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा आसान है, हम लिखते हैं यहाँ पर डाटा। डाटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है यहाँ पर, और एक्चुअल यानी कि जो यील्ड है वो गिवन है, और साथ में हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास गिवन है और पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये हमारे पास है 40 ग्राम्स, ये यहाँ पर गिवन है। आगे कहता है मोलर मास, तो हम मोलर मास भी लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ KClO3 ये हमारे पास है 122.5। ये हमारे पास आ गया मोलर मास। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस यानी कि जो मैंने आपको बताया था पहले ही, जो आपको स्टेटमेंट के अंदर मास दिया है ना, ये आपके पास रिएक्शन होने के बाद है, यानी कि एक्चुअल यील्ड है आपके पास है। तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है ऑक्सीजन की वो कितनी है, एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड गिवन है, और थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल यील्ड ऑफ ऑक्सीजन O2 ये हमारे पास है 14.9 ग्राम्स। डाटा में और क्या है, और बस मोलर मास लिख लेते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 ज़रब 2, 2 आइटम्स हैं तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये हमारे पास मोलर मास आ गया इसका। अब 2 फाइंड क्या करना है हमने, तो हमें पता लग गया। अब हमने एक केमिकल इक्वेशन जो वहाँ पर सेट की थी पिछले एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किताब ने पहले हमें ऑटोमेटिकली दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 2 पोटेशियम क्लोराइड हैं, वो बना रहे हैं 2 KCl और 3 O2 बना रहे हैं। अब हमारे पास आप देख सकते हो कि डाटा के अंदर ना मास है पोटेशियम क्लोराइड का और मोलर मास के बना है। तो अब तीसरी चीज़ क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के, KClO3 के। ये हमारे पास होंगे मास ओवर मोलर मास। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एन हमारे पास कितने आ जाएंगे, मास पुट करते हैं 40 ग्राम्स ये वाला, और मोलर मास पुट करते हैं 122.5, 122.5। मैं करता हूँ ज़रा इसको डिवाइड, 40 डिवाइड बाय 122.5, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.326 मोल्स। ये मेरे पास मोल्स आ गए हैं पोटेशियम क्लोरेट के। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारे पास ये होगी। अब अगली चीज़ हमने ये बतानी है कि हमने कंपेयर करना है कि कितने मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के हैं और वो कितनी ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, हमारा KCl का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो वो डील कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ये बना रहे हैं 3 मोल्स ऑफ O2, है ना। तो 3 मोल्स ऑफ O2। अब याद रखो
कि जब हमारे पास यहाँ पर मोल्स हम निकाल रहे हैं तो असल में हम बताएंगे कि भाई इतने मोल्स पोटेशियम क्लोराइड के कितनी ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पर 2 मोल्स था ना, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल। ठीक है, 2 मोल्स जो है ना वो बना रहे हैं 3 मोल ऑक्सीजन के। तो 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल ऑफ KClO3 बना रहा है 3/2, यानी कि ये 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मोल्स ऑफ O2 ऑफ ऑक्सीजन। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज हमने ये बतानी है कि 0.326 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितनी ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.326 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KClO3 ये बना रहे हैं 3/2, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 0.326 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको आप कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.326, ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 0. सही लिख लेते हैं इसको जरा, 0.489 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, हमने बताना है जो हमारे पास असल में 2 पॉइंट था, वो था थ्योरेटिकल यील्ड ये वाला, और हमारे पास था परसेंटेज यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो हमारे पास है ना वो अब हम निकालेंगे ग्राम्स के अंदर। अब आप कहेंगे सर मोल्स तो हमने निकाल लिए हैं, तो अब हम ग्राम्स में निकालने की हमें क्या जरूरत है। तो देखो आप यहाँ पर एक्चुअल यील्ड हमें ग्राम्स में दी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जब हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे तो वो भी तो ग्राम्स में निकालेंगे ना। तो उसका तरीका भी हमें आता है, हमें पता है कि एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल के आ चुके हैं 0.489। ठीक है, और इसके साथ जो मोलर मैस ऑक्सीजन का वो हमने यहाँ पर निकाला था 32। हमने कहा था जरूरत पड़ेगी या पड़ गई जरूरत उसकी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम कह देंगे ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। तो 0.489 मल्टीप्लाई बाय 32, ये मल्टीप्लाई बाय 32, ये हमारे पास है मैस। मैस किसका, थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि मैस ऑफ ऑक्सीजन। मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 15.65 ग्राम्स। ये मेरे पास आ जाएगा मैस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ऑक्सीजन इज थ्योरेटिकल यील्ड यील्ड ऑफ O2 मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ना इस तरह मसला करता है लिखने में, लेकिन मैं आपको साथ साथ डिक्टेट करवाता जा रहा हूँ तो आपको बातें समझ आ रही हैं कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम। ये हमारे पास हो गई 15.65 ग्राम्स। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट कर लिया दिस वन। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, हम कहेंगे कि परसेंटेज यील्ड हमारे पास है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। ठीक है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, पता लग ही रहा है ना आपको, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल लिखा है, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब एक्चुअल यील्ड जो है हमारे पास कितनी थी, वो हमें यहाँ पर गिवन थी 14.9 ग्राम। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली है, हमें पता है पहले से कॉन्सेप्ट कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा आती है, वो है 15.65। तो हम पुट करते हैं एक्चुअल की वैल्यू 14.9 जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन भी थी, और जो हमने निकाली है वो निकाली है 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 95.2%। तो मेरे पास जो परसेंटेज यील्ड है यानी कि एफिशिएंसी जो मेरे पास आई है वो मेरे पास आई है 95.2%, जो मैंने कैलकुलेट की थी और जो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड हासिल हुई है उसकी हेल्प से मैंने निकाली है एफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो मेरे पास आ गई 95.2%। तो इतना परसेंट तक हमारा रिएक्शन जो है ना वो कामयाब रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्विक चेक भी आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो बस केमिकल इक्वेशन बनाना ही असल हमारा मेन टास्क होता है। अब हमें खुद से किताब वाले ने केमिकल इक्वेशन दे दी है तो हमारे लिए तो फिर कोई मसले की बात ही नहीं है। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। अब बस यहाँ तक हम इसको रखते हैं, उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट आखिरी टॉपिक है चैप्टर का उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज प्योरिटी को। अभी हम पढ़ के आए हैं यील्ड का कॉन्सेप्ट। तो यील्ड हमारे पास होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है ना तो वो कितनी बनी है। अब ये जो हमारे पास प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं रिएक्ट करवाने के लिए, तो वो रिएक्टेंट्स किस हद तक प्योर हैं, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है परसेंटेज प्योरिटी का। अब मिसाल के तौर पे टोटल मेरे पास जो है ना सामने लेट से 10 लीटर दूध पड़ा हुआ है। अब ये जो 10 लीटर दूध है ना, मुझे पता लगा कि भाई इसके अंदर जो है ना 1 लीटर पानी शामिल है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मेरे पास 10 लीटर दूध है, उसके अंदर 1 लीटर अगर पानी है ना तो 1 लीटर उसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल कर दी गई है। तो टोटल जो असली मेरे पास जो दूध होगा, प्योर जो मिल्क होगा वो होगा 9 लीटर्स, और 1 लीटर उसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल कर दी, तो कुल मिला के वो बन गया 10 लीटर। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो आप जो है ना अक्सर आपने सुना होगा जो प्योर गोल्ड होता है ना वो होता है 24 कैरेट्स। 24 कैरेट्स प्योर गोल्ड होता है। अच्छा,
अब तो एक होता है हमारे पास गोल्ड 22 कैरेट भी होता है और एक हमारे पास 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। अब देखो अगर मेरे पास है ना 22 कैरेट गोल्ड, तो इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास जो टोटल सोना है ना उसके अंदर 22 हिस्से प्रॉपर यानी कि प्योर गोल्ड के डाले गए हैं और बाकी जो 2 हिस्से हैं वो उसके अंदर डाले गए हैं अदर किसी और मेटल के, यानी कि कॉपर डाल देते हैं उसमें और उसमें ना या फिर सिल्वर डाल देते हैं। तो इसके अंदर ना 2 हिस्से ना इम्प्योरिटी शामिल है और जो प्योर प्योर जो चीज थी ना गोल्ड मेरे पास वो थी 24 हिस्से उसके। तो ये हमारे पास ना प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो हम कहते हैं कि इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटी। अब हम कहते हैं कि प्योरिटी वो चीज होती है कि कितने हद तक हमारा कोई सब्सटेंस प्योर है, इम्प्योरिटी से किस हद तक पाक है वो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इसकी बात कर रहा है वो, कहता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड अगर हमने निकालना है तो हमें क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, द अमाउंट ऑफ अ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। अब हमारे पास पूरा का पूरा एक सैंपल है जिसको हम कह देंगे ये हमारे पास इम्प्योर सैंपल है, उसके अंदर प्योर चीज कितनी है उसको अब हम ऊपर पुट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास टोटल जो सैंपल है वो है 10 लीटर और उसके अंदर इम्प्योरिटी अगर 1 लीटर शामिल की है तो प्योर सैंपल कितना हुआ, वो हो गया 9 लीटर्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्योर सैंपल को ऊपर पुट करूंगा यानी कि 9 को ऊपर पुट करूंगा और जो टोटल मेरे पास सैंपल था यानी कि 10 लीटर्स उसको मैं नीचे पुट कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये हमारे पास निकल आएगी परसेंटेज प्योरिटी। तो इसी तरह जो मैं आपको गोल्ड की मिसाल दे रहा था 24 कैरेट हमारे पास अगर प्योर गोल्ड है ना, तो अगर हमारे पास फर्ज करें आपने कोई चीज लिया और आपके पास वो थी 22 कैरेट की, 22 कैरेट गोल्ड की थी, तो 22 हिस्से उसके अंदर प्योरिटी है और जो 2 हिस्से इजाफी हैं वो इसके अंदर डाल दी गई है इम्प्योरिटी। तो टोटल मेरे पास क्या था, टोटल मेरे पास था 24 कैरेट, ठीक है। और मेरे पास जो एक्चुअल में इम्प्योरिटी निकालने के बाद जो सैंपल बना है ना, तो वो मेरे पास सैंपल है 22 कैरेट। तो 22/24 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये मेरे पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। इसी तरह अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। कहता है 12 ग्राम सैंपल है ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि किसी दवाई की बात कर रहा है वो, वॉज फाउंड टू कंटेन 11.57 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग। 12 ग्राम की टोटल दवाई थी हमारी, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है यानी कि प्योर सब्सटेंस जो उसके अंदर शामिल है ना वो है 11.57 ग्राम, यानी कि जो बाकी बचा वो क्या हुआ, बाकी इम्प्योरिटी हुई वो। फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल्स। अब हम करेंगे परसेंटेज प्योरिटी, मैस ऑफ द प्योर ड्रग जो हमारे पास था 11.57 उसको ऊपर पुट कर देंगे और टोटल मैस हमारे पास जो सैंपल का था यानी कि प्योरिटी इम्प्योरिटी दोनों मिलाकर जो सैंपल था वो था 12 ग्राम, उसको हम नीचे पुट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास 96.4% परसेंटेज प्योरिटी आ रही है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सब्सटेंस की प्योरिटी है ना वो है 96.4%। इसका मतलब यही होगा कि आपके पास एक दवाई थी अगर वो 12 ग्राम की थी तो उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है जो आपकी बॉडी में जाके असर करेगा वो इतनी अमाउंट में असर करेगा, यानी कि प्योर सब्सटेंस जो है ना वो इतना है। अब बाकी जो बची वो क्या हो गई, वो इम्प्योरिटी हो गई। तो वो इम्प्योरिटी असल में क्या होती है, बाइंडर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि दवाई को ना आपस में जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक कैप्सूल देखा होगा तो कैप्सूल के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, तो वो जो इम्प्योरिटी है ना प्लास्टिक की फॉर्म में है, बाइंडर्स की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में होती है वो। तो इस तरह हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे